हेलो ऑल, जय हिंद। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। वी आर गोइंग टू थ्योरेटिकली डिस्कस टुडे ओम्स लॉ। आज हमारा ओम्स लॉ का टॉपिक है। ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है अपने प्रॉब्लम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। या पूरा चैप्टर अपना ये लॉ पे बेस्ड है। ओम्स लॉ हमारे को बहुत 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 काम में आने वाला है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका फिजिक्स का रिलेटेड टू ओम्स लॉ। अभी ओम्स लॉ क्या है? सबसे पहली चीज एक ऐसा लॉ जो आपको पोटेंशियल और करंट के बीच में का रिलेशनशिप एक्सप्लेन करता, उसको हम ओम्स लॉ बोलेंगे। तो सबसे पहले ओम्स लॉ का यूज क्या है? ओम्स लॉ एक्सप्लेन्स रिलेशनशिप बिटवीन potential and current। करंट और पोटेंशियल दोनों के बीच में रिलेशनशिप एक्सप्लेन करने वाला जो लॉ रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज ओम्स लॉ। तो व्हाट इज कॉल्ड एज ओम्स लॉ? अ लॉ विच एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल एंड करंट। करंट और पोटेंशियल के बीच में रिलेशनशिप एक्सप्लेन करने वाला जो लॉ रहेगा, उसको ओम्स लॉ बोलेंगे। अब बेसिकली ओम्स लॉ क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या रहेगा? ये सबसे पहले इसका यूज क्या है? यूज ऐसा है कि ये रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में? पोटेंशियल और करंट के बीच में। मतलब आपका अगर कोई सर्किट है, सर्किट को आप पोटेंशियल अप्लाई कर रहे, तो कितना पोटेंशियल अप्लाई करने के बाद में कितना करंट प्रोड्यूस होगा, ये चीज का रिलेशन एक्सप्लेन करने वाला जो लॉ है, उसको हम ओम्स लॉ बोलेंगे। अब ये ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या रहेगा? व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ? स्टेटमेंट, अब इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट पहले आपको बता देता, फिर एक एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन करता। इसका एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस भी हमको करना है। स्टेटमेंट क्या है? व्हाट इज स्टेटमेंट फॉर ओम्स लॉ? ओम्स लॉ का स्टेटमेंट ऐसा है, सो लॉन्ग एज द फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर रिमेन्स द सेम। पहला स्टेटमेंट ऐसा है आपका, सो लॉन्ग एज द फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर रिमेन सेम। जैसे कि सपोज आपके पास में कंडक्टर है, कंडक्टर की लेंथ 1 मीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो उसकी लेंथ कांस्टेंट रहेंगी, एरिया कांस्टेंट रहेंगी और आजू बाजू का टेम्परेचर भी पूरा कांस्टेंट रहने वाला है। इसको हम बोलेंगे फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर रिमेन सेम। सो लॉन्ग एज द फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर रिमेन्स द सेम, मतलब आपका जो कंडक्टर है उसकी लेंथ चेंज नहीं होंगी, उसकी एरिया चेंज नहीं होने वाली है, टेम्परेचर जो सराउंडिंग का है वो भी कांस्टेंट रहेगा। then the potential difference which is applied, ये जो कंडक्टर है इसको हम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे। the potential difference or potential which is applied at the ends of conductor will be directly proportional to the current passing through the conductor, एक बार पूरा स्टेटमेंट लिख के बताता हूं, फिर आपको स्टेटमेंट का मतलब समझागा। सबसे पहला पॉइंट ऐसा है, सो लॉन्ग एज द फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर remains same, the potential difference applied between ends of conductor is directly proportional to current passing through it, directly proportional to the current passing through it। तो सबसे इम्पोर्टेंट पहला अपना जो पॉइंट रहेगा वो ऐसा कि अगर सपोज अपने पास में कंडक्टर है, कंडक्टर में हम पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रख रहे, वी आर कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट। और सेकंड जो रहेगा, अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें कंडीशन ऐसी है कि अपना लेंथ वगैरह जो है वो सब अपना कांस्टेंट रहेगा, लेंथ चेंज नहीं होंगी,
एरिया जो रहेगा वो चेंज नहीं होगा। तो जब अपना लेंथ कंडक्टर का, एरिया क्रॉस सेक्शन कंडक्टर का, यानी कि फिजिकल स्टेट जब कंडक्टर का कांस्टेंट रहेगा और उसको अगर सपोज आपने क्या अप्लाई करे, पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसमें से करंट जो रहेगा ये हमेशा उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। सो लॉन्ग एज द फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर रिमेन सेम, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन द एंड्स ऑफ कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू इट। इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऐसा है, V is directly proportional to I. V is directly proportional to I. इसका मतलब ये कि सपोज आपका एक कंडक्टर है, इसको आपने 2 वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई करे और सपोज उसमें से 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा, तो अगर आपने 2 वोल्ट की जगह 4 वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई करे, मतलब आपने पोटेंशियल इंक्रीज कर दिए, तो करंट 1 एम्पियर की जगह 2 एम्पियर हो जाएगा। मतलब आप जितना पोटेंशियल बढ़ाएंगे उतना करंट इंक्रीज होगा। तो ओम्स लॉ क्या बोलता है कि आप जितना पोटेंशियल अप्लाई करेंगे उतना करंट इंक्रीज होगा। ऐसे टाइप के लॉ को हम ओम्स लॉ बोलते हैं। अब ओम्स लॉ जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि टेम्परेचर चेंज होना नहीं चाहिए। सेकेंड चीज, लेंथ ऑफ कंडक्टर चेंज नहीं होना चाहिए। और थर्ड पॉइंट ऐसा कि आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है कंडक्टर का वो भी चेंज होना नहीं चाहिए। तो लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये चेंज होना नहीं चाहिए, प्रोवाइडेड टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऐसा है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, ये जो है आपका स्टेटमेंट है किसका, ओम्स लॉ का। तो क्वेश्चन अगर आया स्टेट ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ ऐसा रहेगा, सो लॉन्ग एज द फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर रिमेन्स द सेम, द पोटेंशियल डिफरेंस applied between the ends of conductor is directly proportional to the current passing through it, is directly proportional to the current passing through it। ये हमारा जनरल पॉइंट रहेगा किसके रिलेटेड, ओम्स लॉ के रिलेटेड। ठीक है, ये ओम्स लॉ का जनरल पॉइंट है, ये V is directly proportional to I। अब इसको हम मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन बहुत सिंपल है और इसका एक ग्राफ भी हमारे को निकालना है। तो आगे का पॉइंट देखो, इसमें इसको मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं हम, हाउ कैन वी मॉडिफाई ओम्स लॉ। अब इंपॉर्टेंट चीज ऐसी कि जब आप कंसिडर कर रहे कोई कंडक्टर और उसका पोटेंशियल अप्लाई कर रहे, तो हम ऐसा बोल रहे कि जितना पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे उतना करंट इंक्रीज होने वाला है। आप जितना पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे उतना करंट इंक्रीज होगा। तो हम ऐसा बोल रहे हैं मैथमेटिकली V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब अगर सपोज मैंने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी अगर निकाल दिया, इफ आई रिमूव कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी फ्रॉम हियर, तो मेरे को कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो V विल बी इक्वल टू I R, और ये जो कांस्टेंट है ये हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, जिसको ही रेजिस्टेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या रहेगा, रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। रेजिस्टेंस अपना कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा थ्योरेटिकल लेक्चर, उसमें हम रेजिस्टेंस के बारे में बहुत सारा डिस्कशन करने वाले। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। प्रोपोर्शनलिटी की साइन अगर मैंने निकाल दिया तो मेरा V इज इक्वल टू IR हो जाएगा। एंड ये R जो रहेगा इट इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनल, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी साइन, और उसको हम रेजिस्टेंस बोलने वाले। दिस विल बी कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। अब इंपॉर्टेंट चीज ये कि अगर सपोज आपने इसका ग्राफ निकाले, ग्राफ जैसे कि सपोज आपने VI ग्राफ प्लॉट करे, कौन सा ग्राफ, VI ग्राफ। व्हेन यू प्लॉट अ VI ग्राफ तो आपको क्या मिलेगा, VI ग्राफ का मतलब क्या रहता है, VI ग्राफ का मतलब ऐसा कि जब भी आप ग्राफ निकाल रहे तो ग्राफ निकालते टाइम पे V जो रहेगा दैट विल बी ऑन, V जो रहेगा दैट विल बी ऑन Y एक्सिस, और I जो रहेगा दैट विल बी ऑन X एक्सिस। VI ग्राफ में V जो रहेगा दैट विल बी ऑन Y एक्सिस, और I जो रहेगा दैट विल बी कंसिडर्ड टू बी ऑन X एक्सिस। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज ऐसी कि अगर सपोज आपने इसका ग्राफ निकाले, आप क्या कर रहे, सपोज पोटेंशियल अप्लाई कर रहे तो करंट प्रोड्यूस होगा, फिर आप पोटेंशियल अप्लाई कर रहे और करंट बढ़ेगा। तो व्हेन यू प्लॉट अ VI ग्राफ, व्हेन यू प्लॉट अ VI ग्राफ, देन यू विल फाइंड दैट कि ये जो ग्राफ है इट इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, इट इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ पासिंग थ्रू ओरिजिन।
तो व्हाट इज वी आई ग्राफ? वी आई ग्राफ का मतलब ये रहता कि पोटेंशियल इज ऑन y एक्सिस एंड करंट इज ऑन x एक्सिस। पोटेंशियल जब y एक्सिस पे रहेगा और करंट जब x एक्सिस पे रहेगा उसको हम वी आई ग्राफ बोलेंगे। इसको वी आई प्लॉट भी बोला जाता है, इसको प्लॉट भी बोला जाता है, वी आई प्लॉट। प्लॉट का मतलब ही ग्राफ रहने वाला है। तो वी आई ग्राफ या फिर वी आई प्लॉट रहेगा तो उसमें पोटेंशियल रहेगा कौन से एक्सिस पे? y एक्सिस पे, और करंट रहेगा x एक्सिस पे। जब इसका आप ग्राफ निकालेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है? एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ विच इज गोइंग टू पास थ्रू ओरिजिन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलना चाहूंगा आपको, विच इज कॉल्ड एज स्लोप। स्लोप का मतलब क्या रहता है? इंपॉर्टेंट चीज, स्लोप का मतलब ऐसा है, सपोज ये आपकी x एक्सिस है, x एक्सिस। अब ये सपोज एक मैं लाइन निकाल रहा, अब ये आपका x एक्सिस के साथ में एक लाइन जितना एंगल बनाता है उसको हम बोलते हैं स्लोप। तो व्हाट इज कॉल्ड एज स्लोप? स्लोप इज द एंगल मेड बाय अ लाइन विथ x एक्सिस। x एक्सिस के साथ में का जो एंगल रहता, ठीक है, ये लाइन जो है, ये लाइन x एक्सिस के साथ में कितना एंगल बनाती है दैट एंगल इज थीटा सपोज, और ये थीटा को हम स्लोप बोलेंगे। तो व्हाट इज कॉल्ड एज स्लोप? स्लोप जो रहता है इट इज ऑलवेज इंक्लिनेशन विथ पॉजिटिव x एक्सिस। x एक्सिस के साथ के इंक्लिनेशन को हम कौन सा वाला पॉइंट बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज थीटा, या फिर उसको हम स्लोप बोलते हैं। ये जो स्लोप रहता है मैथमेटिकल में एक्चुअल में ये tan थीटा रहता। tan थीटा का पॉइंट आपको मैथ्स में आएगा, इसको हम बोलेंगे इट इज अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। ये आपको ट्रिग्नोमेट्री में आने वाला है। ट्रिग्नोमेट्री के बहुत से पॉइंट हमारे को लगेंगे, जहां जहां मैथमेटिकल पॉइंट लगेगा मैं आपको पूरा डिटेल में बनाऊंगा, पूरा A to Z बताऊंगा आपको। ये मैथमेटिकल कंसेप्ट फिजिक्स में लगेंगे, जहां जहां मैथ्स लगेगा वहां मैं पॉइंट बताते जाऊंगा आपको। फिलहाल के लिए हम अभी इतना कंसिडर करें कि अगर सपोज कोई लाइन है, लाइन का एक पर्टिकुलर एंगल जो है, किसका? लाइन का एंगल किसके साथ? x एक्सिस के साथ, उसको हम स्लोप बोलते। और ये स्लोप जो रहेगा ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और ये स्लोप को r बोला जाता है। r इज रेजिस्टेंस एंड दिस रेजिस्टेंस इज नथिंग बट स्लोप। ये जो रेजिस्टेंस रहेगा इसको हम स्लोप बोलने वाले हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका ऐसा, r जो रहेगा या जो स्लोप जो रहेगा इट इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या देगा? स्लोप का फॉर्मूला v इज इक्वल टू आई आर। तो r का फॉर्मूला ऑब्वियसली क्या रहेगा? v डिवाइड बाय i। r का फॉर्मूला क्या देगा? v डिवाइड बाय i। तो ये सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन है कौन से लॉ का? ओम्स लॉ का। ओम्स लॉ का पूरा पॉइंट एक बार फिर से रिकैप करके बता दो आपको क्या रहेगा ओम्स लॉ। सबसे पहली चीज, आपके पास में कंडक्टर है, सपोज दिस इज अ कंडक्टर। ये कंडक्टर की लेंथ और एरिया कांस्टेंट है, और आप जब एक्सपेरिमेंट करें तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, सपोज 25 डिग्री सेल्सियस। अब पॉइंट ऐसा बोला जा रहा कि अगर सपोज आपने ये कंडक्टर को पोटेंशियल अप्लाई करे तो इसमें से ऑब्वियसली करंट फ्लो होगा। तो ओम्स लॉ एक ऐसा लॉ है जो आपको ये बताएगा कि कंडक्टर में से पोटेंशियल अप्लाई करने के बाद कितना करंट फ्लो होता है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, जितना पोटेंशियल आप बढ़ाएंगे उतना ही करंट बढ़ते जाएगा। और ये जो ग्राफ रहेगा इसका वी आई ग्राफ, दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ पासिंग थ्रू ओरिजिन। और ये ग्राफ का स्लोप का मतलब रहता है tan थीटा विच इज अपोजिट बाय एडजेसेंट। अब अपोजिट बाय एडजेसेंट, ये सपोज मैं ये ट्राइंगल अगर कंसिडर करूं तो ये अपोजिट हो गया v और एडजेसेंट हो जाएगा i। तो v डिवाइड बाय i is always constant and this constant is resistance। ये जो कांस्टेंट रहेगा इसको हम रेजिस्टेंस बोलने वाले। तो व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेशियो ऑफ पोटेंशियल इज टू करंट। पोटेंशियल और करंट का रेशियो जो रहेगा, पोटेंशियल और करंट का जो रेशियो है ये कांस्टेंट रहता, और इसको हम रेजिस्टेंस बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस। तो व्हाट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज रेशियो ऑफ पोटेंशियल टू करंट। पोटेंशियल और करंट का जो रेशियो रहता है उसको हम रेजिस्टेंस बोलेंगे।
ये आपको लॉ का बेसिक पॉइंट बता रहा। आपको अब एक्टिविटी प्रूव करनी है जिसमें ओम्स लॉ ओबे होता है, हमारे को बताना है। तो अब इम्पोर्टेंट चीज, पहले स्टेटमेंट आपको क्लियर हो गया होगा। स्टेटमेंट से एक ही सिंपल सा कंसेप्ट हमारे को ध्यान में आ रहा। कंसेप्ट ऐसा है कि जितना आप पोटेंशियल बढ़ाएंगे उतना करंट बढ़ेगा। द मोर द पोटेंशियल इज अप्लाइड, मोर इज गोइंग टू बी द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। अगर आपने पोटेंशियल कम करे तो ऑब्वियसली करंट भी कम होगा। पोटेंशियल जब जीरो हो जाएगा तो करंट भी जीरो। तो जितना पोटेंशियल आप लगाएंगे उतना आपको क्या मिलेगा, करंट। तो जितनी पढ़ाई आप इंक्रीज करेंगे उतने मार्क्स आपके इंक्रीज होंगे, जितनी पढ़ाई कम करेंगे उतने मार्क्स कम। ऐसा वाला कंसेप्ट है बेसिकली। उसको हम मार्क्स से रिलेट करें तो सिंपल ओम्स लॉ एक बार बोलते, सो लॉन्ग एज द फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर remains the same, the potential difference applied between ends of conductor is directly proportional to the current. With increase in V, I will increase। और अगर प्रोपोर्शनलिटी की साइन आपने हटा दिए तो वहां पे एक कांस्टेंट आएगा और वो कांस्टेंट जो रहेगा दैट विल बी डिनोटेड बाय R। उसको हम किससे डिनोट करेंगे, R से डिनोट करेंगे। और ये R को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस इज रेशो ऑफ V बाय I। वोल्टेज और करंट का जो रेशो है उसको हम रेजिस्टेंस बोलने वाले। अब ये जो रहेगा हमारा दैट इज tan थीटा, या फिर इसको हम स्लोप बोलेंगे। स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ इज, क्वेश्चन ऐसा था, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ इज डैश। तो वी आई ग्राफ का स्लोप जो रहता है उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। ठीक है, एक इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब इसके आगे का पॉइंट बता रहा। अब आगे का पॉइंट ऐसा, बहुत बार ऐसा होता कि आपको ऐसा बोले हुआ रहता क्वेश्चन में, प्लॉट आई वी ग्राफ। आपको आई वी ग्राफ प्लॉट करने के लिए बोले हुआ रहता और पूछे हुआ रहता कि इसका जो स्लोप रहेगा वो क्या रहेगा। तो व्हाट इज आई वी ग्राफ या फिर आई वी प्लॉट। व्हाट इज कॉल्ड आई वी ग्राफ या फिर आई वी प्लॉट। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो। अब जब भी आई वी ग्राफ आप निकालेंगे तो ये जो पार्ट रहता है, दिस पार्ट आई विल बी ऑन वाई एक्सिस और ये जो रहेगा दिस विल बी ऑन एक्स एक्सिस। पहला जो ग्राफ था हमारा दैट वाज वी आई ग्राफ। सेकेंड वाला जो ग्राफ रहेगा दैट इज आई वी ग्राफ। आई विल बी ऑन वाई एक्सिस और वी विल बी ऑन एक्स एक्सिस। तो आई वी ग्राफ क्या रहेगा, जब हम करंट को प्लॉट करेंगे वाई एक्सिस पे और पोटेंशियल को प्लॉट करेंगे एक्स एक्सिस पे, तो उससे जो ग्राफ बनेगा दैट विल बी आई वी ग्राफ। अब आई वी ग्राफ ओम्स लॉ के लिए कैसा रहेगा, जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ेगा वैसे वैसे करंट भी बढ़ेगा। विथ इंक्रीज इन पोटेंशियल करंट इज ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज। जैसे जैसे आप पोटेंशियल बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट इंक्रीज होने वाला है। तो इसका भी ग्राफ जो रहेगा दैट इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है, और ये जो रहेगा दिस विल बी स्लोप विच इज थीटा। अब अगर आपने थीटा की वैल्यू निकाले तो थीटा की वैल्यू जो रहेगी अपोजिट बाय एडजेसेंट के हिसाब से ये हो जाएगा आई डिवाइड बाय वी। क्या हो जाएगा, आई डिवाइड बाय वी विच इज 1 डिवाइड बाय आर। क्या रहेगा, 1 बाय आर। तो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे आते हैं आपके। व्हाट इज स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ। वी आई ग्राफ का स्लोप रहता आर विच इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो रहेगा इट इज रेशियो ऑफ वी बाय आई। अब इसमें जो रहेगा ये आई डिवाइड बाय वी है। आई डिवाइड बाय वी इज 1 बाय आर। तो व्हाट इज स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ। आई वी ग्राफ का स्लोप क्या रहेगा, आई वी ग्राफ का स्लोप रहेगा 1 बाय आर और ये 1 बाय आर को ही हम कंडक्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कंडक्टेंस। व्हाट इज कॉल्ड एज कंडक्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज कंडक्टेंस। व्हाट इज कॉल्ड कंडक्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफाइन कंडक्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस 1 बाय आर, रेसिप्रोकल हो गया। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस।
और इसको हम G से डिनोट कर सकते हैं। तो व्हाट इज कॉल्ड एज कंडक्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। क्या रहेगा? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। तो अभी तक का जो पॉइंट है उसमें सबसे पहले हमने देखी ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट ऐसा कि जितना हम क्या बढ़ाएंगे, पोटेंशियल बढ़ाएंगे, उतना ही क्या इंक्रीज होगा, करंट। तो मोर वी इंक्रीज पोटेंशियल देन द करंट इज गोइंग टू इंक्रीज। उसमें दो टाइप के ग्राफ आते। पहला वाला जो ग्राफ रहेगा दैट इज वी आई ग्राफ। वी आई ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ पासिंग थ्रू ओरिजिन। वी आई ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ पासिंग थ्रू ओरिजिन। सेकेंड रहेगा आई वी ग्राफ। आई वी ग्राफ इज ऑल्सो स्ट्रेट लाइन ग्राफ पासिंग थ्रू ओरिजिन। दोनों ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। दोनों में डिफरेंस क्या है? वी आई ग्राफ में वी रहता वाई एक्सिस पे और आई रहता एक्स एक्सिस पे। आई वी ग्राफ में आई रहता वाई एक्सिस पे और वी रहता एक्स एक्सिस पे। फिर उसके बाद का पॉइंट ऐसा आपका कि जब भी आप वी आई ग्राफ निकालेंगे तो उसका स्लोप रहेगा रेजिस्टेंस V डिवाइड बाय आई, और जब आप आई वी ग्राफ निकालेंगे तो उसका स्लोप रहेगा 1/r विच इज कॉल्ड कंडक्टेंस। ठीक है, तो व्हाट इज कॉल्ड एज कंडक्टेंस? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस मतलब क्या रहेगा? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस जो रहता वो हमेशा रेसिप्रोकल रहता है किसका? रेजिस्टेंस का। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस एंड इट इज डिनोटेड बाय G। उसको हम G से डिनोट करते हैं। इतना एक बेसिक पॉइंट आपको क्लियर रहना चाहिए। ये सिंपल से कंसेप्ट है। अब ओम्स लॉ के रिलेटेड हम क्या कंसिडर करेंगे? एक सिंपल सा कंसेप्ट यानी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन फॉर ओम्स लॉ। आपको क्वेश्चन ऐसा आता, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू वेरीफाई ओम्स लॉ। मुझे एक बच्ची का मैसेज आया था और मुझे बोला था कि सर प्लीज मेक अ वीडियो ऑन स्टेप्स दैट आर टू बी रिटन फॉर राइटिंग एन एक्टिविटी। एक्टिविटी बनाने के लिए यानी एक्टिविटी पे अगर क्वेश्चन आया तो उसकी स्टेप्स क्या रहेंगी वो आप एक बार उस पर वीडियो बनाओ। मैंने तब ओके बोला था। रीजन ऐसा है कि अभी तक वो वीडियो नहीं बनाने का रीजन ये था क्योंकि फिजिक्स में भी एक्टिविटी आने वाली है, तो ऑब्वियसली एक बार मैं पूरा प्रोसीजर वगैरह कैसे करना है वो आपको बता देता। जिनको भी कंफ्यूजन है पूरा एक बार पूरा ध्यान से सुनो। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस पे क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन ऐसा है, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू वेरीफाई ओम्स लॉ। आपको ये एक्टिविटी ऐसे डिस्क्राइब करनी है जिसमें ओम्स लॉ को आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई मतलब कि ओम्स लॉ ट्रू है ये आपको बताना है। अब एक्टिविटी के लिए क्या क्या लिखना चाहिए वो एक बार बता देता मैं। एक इंपॉर्टेंट चीज ऐसी, ये आपके प्रैक्टिकल में स्कूल में आपको कंप्लीट करना बताएंगे, बट स्टिल एक बच्ची का मैसेज आया था उसके लिए मेरे को ये पूरा पॉइंट बताना है एक बार कि एक्टिविटी लिखनी कैसी पड़ती है वो एक बार आप देख लो। हाउ टू राइट एन एक्टिविटी। स्कूल के प्रोसीजर्स अलग अलग रह सकते हैं, बट जो जनरल मेथड है, जो जनरल तरीके से लिखा जाता है वो आपको बता देता है एक बार। डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू वेरीफाई ओम्स लॉ। तो सबसे पहले आपको लिखना होता है एम। एम रहेगा सबसे पहला पॉइंट आपका एम आपको लिखना पड़ेगा। पहले मैं पूरे टॉपिक्स बता देता क्या क्या लिखना है, फिर वो तरीके से आपको हर एक एक्टिविटी बतानी रहेगी। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है एम। एम के बाद में सेकेंड चीज आपको जो लिखनी पड़ती है दैट इज मटेरियल्स रिक्वायर्ड। मतलब जो आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो एक्सपेरिमेंट में आपको क्या क्या मटेरियल लगने वाले हैं ये भी आपको लिखना पड़ता। मटेरियल्स रिक्वायर्ड। मटेरियल रिक्वायर के बाद में आपका प्रोसीजर मतलब जो भी टेक्निक है, जो भी चीज आपको करनी है एक्सपेरिमेंट में उसका पूरा प्रोसीजर के बाद में ऑब्जर्वेशन लिखे जाते हैं और ऑब्जर्वेशन के बाद में कंक्लूजन लिखा जाएगा। तो इंपॉर्टेंट चीज ऐसी कि कोई भी एक्टिविटी को अगर आपको डिस्क्राइब करना है तो एक्टिविटी को डिस्क्राइब करने के लिए या लिखने के लिए 5 स्टेप्स। पहले राइट एम, देन राइट मटेरियल्स रिक्वायर्ड, देन राइट प्रोसीजर, देन राइट ऑब्जर्वेशन एंड देन फाइनली राइट कंक्लूजन। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन है ऐसा, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू वेरीफाई ओम्स लॉ, तो इसके स्टेप्स कैसे लिखे जाएंगे वो ध्यान से देखो। तो पहला जो पॉइंट है आपका, फर्स्ट पॉइंट ये रहेगा कि एम आपका ऐसा रहेगा एक्सपेरिमेंट का टू वेरीफाई ओम्स लॉ। एम लिख दे रहा मैं टू
वेरीफाई ओहम्स लॉ, टू वेरीफाई ओहम्स लॉ, ये सबसे पहला पॉइंट आपका, ये पहला पॉइंट आ जाना चाहिए। सेकेंड जो रहेगा दैट इज मटेरियल रिक्वायर्ड, मटेरियल्स रिक्वायर्ड, तो कौन कौन से मटेरियल्स आपको लगने वाले ये आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो मटेरियल्स रिक्वायरमेंट में हम ऐसा पॉइंट बोल सकते हैं, वी आर गोइंग टू रिक्वायर 0.5 मीटर नाइक्रोम वायर, नाइक्रोम वायर, एमीटर, देन वोल्टमीटर, फिर उसके बाद में सेल 1 वोल्ट ईच, टोटल 3 सेल बोल देंगे, यहाँ लीजिएगा 3 सेल्स 1 वोल्ट ईच। फिर उसके बाद में कंडक्टिंग वायर, फिर हमने की, स्विच वगैरह आप इसमें बोल सकते हैं, ठीक है। इतने सब हमारे को रिक्वायरमेंट्स है। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा एम के बाद में रहेगा मटेरियल रिक्वायर्ड, मटेरियल रिक्वायर्ड के बाद में आपको क्या करना है, सर्किट डायग्राम निकालना है। क्या निकालना पड़ेगा आपको, सर्किट डायग्राम, ठीक है। तो सर्किट डायग्राम आ जाएगा आपका प्रोसीजर में, तो मैं आपको प्रोसीजर बता दूं, थर्ड पॉइंट लिखना है टॉपिक प्रोसीजर में आएगा आपका सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम कैसा है वो हमारे को ध्यान से देखना है। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट अब थर्ड वाला जो रहेगा इंपॉर्टेंट में प्रोसीजर में आपको लिखना है पहले सर्किट डायग्राम निकाल देता मैं। सर्किट डायग्राम ऐसा है ना, देखो आपके पास में ये पहला सेल, फिर दूसरा सेल और ये तीसरा सेल, 3 सेल निकाला है मैंने, यहाँ पे 3 सेल निकाल लिया, देखो ध्यान से। फिर उसके बाद में मैं यहाँ पे एक वायर ऐसा लिख रहा हूँ, यानी एक वायर निकाल रहा है यहाँ पे से। यहाँ पे जो है सपोज मेरा एक नाइक्रोम वायर कनेक्टेड है, दिस इज एक्स एंड वाई नाइक्रोम वायर, एक्स वाई जो रहेगा ये नाइक्रोम वायर है, एक्स और वाई। फिर उसके बाद में जो आगे आएगा मेरा दैट विल बी सपोज एमीटर, ये इधर एमीटर है प्लस माइनस। फिर उसके बाद में यहाँ पे से आएगा हमारा की, दिस इज की, और ये की कौन से कंडीशन में रहनी चाहिए, क्लोज कंडीशन में। अब यहाँ पे सर्किट कंप्लीट नहीं है, तो सर्किट कैसे कंप्लीट करेंगे हम, ये डॉटेड लाइन निकाल रहा मैं, ये डॉटेड लाइन का मतलब समझाता हूँ कैसे। तो डॉटेड लाइन का मतलब ये रहेगा कि आप पहले एक सेल कनेक्ट करेंगे, फिर सेकेंड सेल कनेक्ट करेंगे, फिर थर्ड सेल कनेक्ट करेंगे। ये एक्सपेरिमेंट में हमारे को 3 सेल यूज करने के, तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू यूज सिंगल सेल, देन सेकेंड सेल और देन थर्ड सेल, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। फिर उसके बाद में हम ऐसा, ये जो रहेगा ये नाइक्रोम वायर के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है वो भी मेजर कर लेंगे, V प्लस एंड माइनस। इस तरीके से आपको पॉइंट ध्यान रखना है, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये रहेगा आपका सर्किट डायग्राम टू वेरीफाई ओम्स लॉ। ये कौन सा सर्किट डायग्राम रहेगा, दिस इज सर्किट डायग्राम फॉर वेरीफाइंग ओम्स लॉ। अब ऑब्वियसली इसमें से करंट फ्लो होगा जब की कौन से कंडीशन में रहेंगी, क्लोज कंडीशन में। तो आपका सबसे पहला प्रोसीजर का पहला पॉइंट क्या रहेगा, पहला पॉइंट ऐसा रहेगा कनेक्ट वन सेल इन द सर्किट and then measure current flowing through circuit, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या रहेगा, सबसे प्रोसीजर में पहला पॉइंट ऐसा है कि फर्स्ट कनेक्ट 1 सेल, आपको क्या करना है, पहले एक सेल कनेक्ट करना है सर्किट में। ओम्स लॉ वेरीफाई करने के लिए पहले क्या कंसीडर करो, एक सेल कनेक्ट कर दो सर्किट में, मतलब ये दोनों सेल सर्किट में भी फिलहाल नहीं है, सिर्फ ये एक सेल अगर कनेक्ट कर दिए तो ये ऑब्वियसली इधर हो जाएगा कनेक्शन, ये इस तरीके से। अब एक सेल आपने अगर कनेक्ट करे इन सर्किट, तो ये सेल कनेक्ट करने के बाद में ये जो एमीटर है इसका करंट का रीडिंग कितना है वो आपको मेजर करना है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, कनेक्ट 1 सेल इन द सर्किट एंड देन मेजर करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, ठीक है, ये पहला केस। सेकेंड पॉइंट आपको ऐसा रहेगा, सेकेंड पॉइंट में ये रहेगा आपको कि नाउ कनेक्ट टू सेल्स एंड मेजर करंट इन द सर्किट,
एंड मेजर करंट इन द सर्किट, और थर्ड जो रहेगा रिपीट द प्रोसीजर। ठीक है, तो प्रोसीजर आपका सिंपल है। क्या करना है आपको, एक्सपेरिमेंट को वेरीफाई करने के लिए पहले ये जो वोल्टेज है, वोल्टेज अप्लाई करने के लिए सेल यूज करें हम। एक सेल कितना करंट प्रोड्यूस कर रहा है वो हम कंसिडर करें, तो कनेक्ट ओनली वन सेल। फिर सेकेंड केस में हम बोलेंगे कनेक्ट 2 सेल इन द सर्किट, फिर हम 3 सेल कनेक्ट करेंगे। तो जब 2 सेल कनेक्ट किए जाएंगे ना, तो क्या कर देना आपको, वायर इधर कनेक्ट कर देना है। जब 3 सेल कनेक्ट करे जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा कि ये आपको इधर वायर कनेक्ट कर देना है। तो सिंपल सा पॉइंट ऐसा कि 1 बाय 1 आपको सेल की क्वांटिटी बढ़ानी है, क्योंकि हमारा ओम्स लॉ क्या बोलता, एज वी इंक्रीज द पोटेंशियल करंट ऑल्सो इंक्रीजेस, एज वी इंक्रीज द पोटेंशियल करंट ऑल्सो इंक्रीजेस। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में ये आपको ध्यान रखना है कि आपको ये जो बैटरी है या जो सेल है उसको एक बाय एक कनेक्ट करना है। यू नीड टू कनेक्ट 1 बाय 1 पोटेंशियल इन द सर्किट, यू नीड टू कनेक्ट 1 बाय 1 पोटेंशियल इन द सर्किट। इतना सिंपल सा पॉइंट आपको याद रखना है। ये रहेगा प्रोसीजर में। अब उसके बाद में क्या करना पड़ेगा आपको, इसका कंक्लूजन क्या है वो लिखना पड़ेगा। यू हैव टू राइट, सबसे पहले आपको ऑब्जर्वेशन लिखना पड़ेगा। ऑब्जर्वेशन के बाद में आपको कंक्लूजन लिखना है। तो ऑब्जर्वेशन ऐसा रहेगा, ऑब्जर्वेशन में हम ऐसा बोल रहे कि जब एक सेल कनेक्टेड रहेगा तो अब नेक्स्ट वाला पॉइंट जो आएगा दैट विल बी रिलेटेड टू ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट पॉइंट आपको ऑब्जर्वेशन लिखना पड़ेगा। तो ऑब्जर्वेशन में सपोज आपको जो ऑब्जर्वेशन हुआ है वो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऑब्जर्वेशन ऐसा रहेगा आपका, ऑब्जर्वेशन में हम ऐसा बोलेंगे, ऑब्जर्वेशन में हम ऐसा बोल रहे कि आपके पास में जब 1 सेल कनेक्टेड था, व्हेन 1 सेल वाज कनेक्टेड, ये हम बोलेंगे जब एक सेल कनेक्टेड है, सपोज पोटेंशियल है 1 वोल्ट, दिस इज पोटेंशियल और दिस इज करंट। सेल 1 जब कनेक्टेड था तो पोटेंशियल है सपोज 1 और करंट है सपोज 1 एम्पियर। ठीक है, ये 1 वोल्ट 1 एम्पियर। जब आप 2 सेल कनेक्ट करेंगे तो 2 वोल्ट, करंट इज 2 एम्पियर। फिर हमने 3 वोल्ट, करंट इज 3 एम्पियर। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू कंसीडर ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में आपको एक ग्राफ भी निकालना पड़ेगा, यू विल हैव टू ड्रॉ VI ग्राफ। जब आप VI ग्राफ निकालेंगे तो क्या होगा, दिस इज V एंड दिस इज I। जब आपका पोटेंशियल 1 वोल्ट है तो करंट 1 एम्पियर, जब पोटेंशियल 2 वोल्ट है तो करंट 2 एम्पियर, और जब पोटेंशियल 3 वोल्ट है तो करंट 3 एम्पियर रहेगा। दिस इज 1 2 एंड 3, सपोज दिस इज 1 2 एंड 3। तो जब पोटेंशियल 1 वोल्ट है, करंट इज 1 एम्पियर। पोटेंशियल जब आपका 2 वोल्ट है तो करंट इज 2 एम्पियर, और जब आपका ये 3 वोल्ट है तो ऑब्वियसली पोटेंशियल कितना रहेगा, पोटेंशियल 3 वोल्ट तो करंट 3 एम्पियर। अब इसका अगर सपोज आपने ग्राफ निकाले तो दैट ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ एंड दैट स्ट्रेट लाइन ग्राफ विल पास थ्रू ओरिजिन। ठीक है, अब हम वेरीफाई करेंगे कि ओम्स लॉ वेरीफाई हो रहा है या नहीं। अब क्या करेंगे, हम सबका स्लोप निकालेंगे। स्लोप कैसे निकालते, V डिवाइड बाय I। तो R1 आएगा हमारा 1 डिवाइड बाय 1, या इसको हम V1 बाय I1 लिखेंगे। V1 बाय 1 इज 1 बाय 1, दैट इज 1 ओहम। R2 निकालूंगा मैं, R2 टोटल था 2 वोल्ट, करंट है 2 एम्पियर, 2 बाय 2 इज अगेन 1 ओहम। R3 निकालूंगा मैं, 3 डिवाइड बाय 3 दैट इज 1 ओहम। तो अगर आप देख रहे होंगे जैसे जैसे मैं पोटेंशियल बढ़ा रहा वैसे वैसे करंट भी बढ़ रहा, बट ये दोनों का रेशो V बाय I का जो रेशो है V2 बाय I2, V3 बाय I3, ये रेशो चेंज नहीं हो रहा। ये रेशो हमेशा कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो कांस्टेंट आएगा। अगर एक्सपेरिमेंट करते टाइम पे अगर टेम्परेचर अगर बहुत चेंज हो रहा तो ये वैल्यू कांस्टेंट नहीं आएगी, ये पॉइंट ध्यान रखो। तो स्लोप ऑफ VI ग्राफ इज V डिवाइड बाय I, दैट इज R,
एंड R इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। और V बाय I को हम R बोलेंगे और R को हम कौन सा वाला बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस, इसको हम रेजिस्टेंस बोलने वाले। तो सिंपल सा कंसेप्ट रहेगा, इसको हम कौन सा वाला बोलेंगे, ओम्स लॉ। अभी ये इसका ऑब्जर्वेशन हो गया। ऑब्जर्वेशन के बाद में हम कंक्लूजन क्या निकालेंगे इसमें, ऑब्जर्वेशन के बाद में लास्ट स्टेप जो आपको लिखनी पड़ती है दैट इज रिलेटेड टू कंक्लूजन। ऑब्जर्वेशन के बाद में लास्ट स्टेप जो रहती दैट इज रिलेटेड टू कंक्लूजन। तो कंक्लूजन कैसे लिखा जाएगा वो ध्यान से सुनो। कंक्लूजन में आपको ये लिखना है, कंक्लूजन में, कंक्लूजन as V divided by I is constant for all cases, it implies that Ohm's law is verified. It implies that Ohm's law is verified. तो इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। तो ये आपका पूरा 5 स्टेप में पूरा एक्टिविटी का डेमोन्स्ट्रेशन होगा। तो एक्टिविटी लिखते टाइम पे ये 5 प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, स्कूल में आपको एक्टिविटी सिखाई जाती है, मैं आपको जितना हो सके उतना थ्योरेटिकल पॉइंट या जो आपके एक्सपेरिमेंट बुक में आपको लिखना है वो बता रहा, बट एक्सपेरिमेंट्स आर पार्ट ऑफ योर स्कूल सिलेबस। आपको जो प्रैक्टिकल के जो एग्जाम्स वगैरह होंगे उनमें आपको ये इस तरीके से लिखना होगा। स्टिल आई एम कवरिंग मोस्ट ऑफ द पार्ट, पूरे ही पार्ट सिखाऊंगा मैं, एक भी एक्टिविटी वैसे छूटती नहीं है। जनरली मैं पूरी की पूरी एक्टिविटी आप लोगों को बताऊंगा, बट स्टिल इट इज नॉट पार्ट टू बी टॉट इन क्लास। ये आपको एक्सपेरिमेंट्स जो भी है, जितने भी एक्सपेरिमेंट्स आपके वो आपके स्कूल लेवल पे ही होने चाहिए, ठीक है। एक्सपेरिमेंट क्योंकि ऑब्वियसली मैं यहाँ पे करके बता नहीं सकूंगा, आपको एक्सपेरिमेंटल लैब में ले जाके ही एक्सपेरिमेंट करवाए जाएंगे। तो फिर भी ये इतना प्रोसीजर आपको ध्यान रखना है। केमिस्ट्री के रिलेटेड भी मैंने बहुत से एक्टिविटीज ली थी, तो उनका ये प्रोसीजर जनरली रहता है, ठीक है। ये रहेगी आपकी एक्टिविटी टू वेरीफाई कौन सा लॉ, ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ का पॉइंट रहेगा अपना। अब 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके रिलेटेड पूछे जाते। क्वेश्चन एक जो ऐसा रहेगा, क्वेश्चन ऐसा रहेगा, डिफाइन ओमिक कंडक्टर, डिफाइन ओमिक कंडक्टर। एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा, डिफाइन ओमिक कंडक्टर, और दूसरा नॉन ओमिक कंडक्टर। क्वेश्चन ऐसा आपका डिफाइन, पहला ओमिक कंडक्टर, ओमिक कंडक्टर, और दूसरा नॉन ओमिक कंडक्टर, नॉन ओमिक कंडक्टर। 2 टाइप की कंडक्टर्स रहते हैं, हमेशा याद रखो। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंडक्टर, पहला ओमिक और दूसरा नॉन ओमिक कंडक्टर। 2 टाइप की कंडक्टर्स होते हैं, एक रहता है ओमिक और दूसरा नॉन ओमिक। तो व्हाट इज कॉल्ड एज ओमिक कंडक्टर। अगर सपोज आपके पास में एक कंडक्टर है, इसको आप पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं और इसका करंट मेजर कर रहे हैं। फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल करंट आप कैलकुलेट कर रहे हैं और V बाय I का रेशो ले रहे हैं, और टेम्परेचर की कंडीशन सेम है, लेंथ वगैरह चेंज नहीं हो रही, सब सेम है, ठीक है। तो फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ V एंड I, V डिवाइड बाय I अगर कांस्टेंट आता है, ठीक है, तो ये जो कंडक्टर है इसको हम ओमिक कंडक्टर बोलेंगे। व्हाट इज कॉल्ड एज ओमिक कंडक्टर, अ कंडक्टर विच ओबेज ओम्स लॉ। क्या रहेगा, अ कंडक्टर विच ओबेज ओम्स लॉ इज कॉल्ड एज ओमिक कंडक्टर। एक ऐसा कंडक्टर जो ओम्स लॉ ओबे करता है, एक ऐसा कंडक्टर जो ओम्स लॉ ओबे करता है, उसको हम ओमिक कंडक्टर बोलेंगे। तो व्हाट इज कॉल्ड एज ओमिक कंडक्टर, ये पहले वाले का डेफिनेशन, द कंडक्टर विच ओबेज, द कंडक्टर which obeys Ohm's law, the conductor which obeys Ohm's law is called ohmic conductor. The conductor which obeys Ohm's law is called ohmic conductor. Ohm's law is called ohmic conductor, is called ohmic conductor. और नॉन ओमिक मतलब the conductor which do not obey Ohm's law, which do not obey Ohm's law, which do not obey Ohm's law is called non-ohmic conductor. दो टाइप के कंडक्टर रहते, एक रहता ओमिक कंडक्टर और दूसरा रहता नॉन ओमिक। तो जो ओम्स लॉ ओबे करता है उसको हम ओमिक कंडक्टर बोलेंगे, और अगर सपोज कोई कंडक्टर ओम्स लॉ ओबे नहीं करता है तो उसको हम नॉन ओमिक कंडक्टर बोलेंगे, ठीक है। ये इंट्रोडक्टरी पॉइंट था आपका ओम्स लॉ के रिलेटेड, थ्योरेटिकल पॉइंट है।
अब न्यूमेरिकल्स का पॉइंट हमारा अगला रहेगा, तो वी आर गोइंग टू सी लार्ज नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स ऑन ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हमारे को देखने हैं। देन आफ्टर दैट विल एंटर इनटू रेजिस्टेंस। तो आपको एक थ्योरेटिकल लेक्चर फॉलोड बाय न्यूमेरिकल, वन थ्योरेटिकल लेक्चर फॉलोड बाय न्यूमेरिकल, ऐसा रहेगा। कुछ हद तक हमारे को थ्योरी पार्ट न्यूमेरिकल, थ्योरी पार्ट न्यूमेरिकल, थ्योरी पार्ट न्यूमेरिकल करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा इसमें हम प्रॉब्लम्स लेंगे ऑन ओम्स लॉ, ठीक है। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।